मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि तुम्हारे सामने है, ये पेपर है आपका बेगला 138, PEGLA 138, गॉट इट। और ये जो पेपर होगा ये उन बच्चों का होगा जिन्होंने एडमिशन लिया था अंडर प्रोग्राम BA जनरल में, जिसको BAG बोलते हैं। बट अभी क्या हुआ है कि इस वाले कोर्स को चेंज करके ना अब इसको बना दिया गया है BAM, ठीक है। तो जिनके पास जिन्होंने इस प्रोग्राम के अंडर एडमिशन लिया होगा ये उनका पेपर है। और जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर है जून 2022 का। ये वाला क्यों करने वाले हैं, क्योंकि इस पेपर से जो पैटर्न आपको समझ में आएगा ना। वैसे तो हम 2023 और 24 का भी मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आपको। बट यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे आप इसको देखोगे तो पेपर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीटेडली आई हैं एग्ज़ाम में, वही 2022 के बाद से लेकर 23-24 में भी आई हैं। तो इसीलिए मैंने ये वाला पेपर उठाया है। तो हम इसी को आज डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान से देख लेना। और पेपर का नाम है रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग और लिसनिंग, स्पीकिंग, बोलना मतलब स्किल्स, ठीक है। तो रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ये हमारा आज का पेपर रहेगा। आपको पेपर में टाइम मिलने वाला है 3 घंटे का। काफ़ी बड़ा पेपर है ये, क्योंकि मार्क्स इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है ये, और 3 नंबर आपको मिल रहे हैं। 3 घंटे का पेपर है और 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये है आपका पेपर की थोड़ी सी ब्रीफ में बता दिया मैंने। सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने, इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। लाइक एवरी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, पहला जो क्वेश्चन होता है सेक्शन A का वो होता है अनसीन पैसेज, है ना। पैसेज दिया होता है जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आंसर बताने हैं आपने। तो ये वाला है। तो इसमें क्या करना है, सीधा सीधा रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो हमेशा ही आता है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी जब अनसीन पैसेज आते हैं या जब आपको इस तरह का पैसेज आता है जिसमें से आपको आंसर्स ढूंढने हैं, है ना। तो जैसे ही तुम लोग स्टार्ट करोगे ना, जैसे पेपर तुम्हारे हाथ में आता है, सबसे पहले क्या करना है, ये जो अनसीन पैसेज है इसको कम से कम 3 बार पढ़ना है, ठीक है। 3 बार क्यों बोल रही हूँ मैं, 3 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब एक बार पढ़ोगे कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। दूसरी बार पढ़ोगे फिर कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तीसरी बार जब पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा और आपको डिटेल में पता चलेगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। होता क्या है कि जैसे जैसे आप एक एक बार जब पढ़ते जाओगे ना, रिवाइज करते जाओगे, तो हर बार कुछ ना कुछ नया समझने को मिलेगा, नई चीज़ देखने को मिलेगी उसमें, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। पहला, द एनवायरनमेंट इज़ अ नेशनल इशू। जयंती नटराजन, September 1, 2022, ये टाइम वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर। टू व्यू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन थ्रू एन आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल lenses will only spell its doom. Environment issues are currently at the center of a heated debate. देखो, अभी जैसे तुमने ये 4 लाइनें पढ़ी हैं, है ना। इसमें जो जो आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगते हैं ना, कोई भी हो, जैसे आइडियोलॉजिकल हो गया, आपका पॉलिटिकल लेंसेज हो गया, डूम हो गया, ठीक है, करंट सेंटर ऑफ अ हीटेड डिबेट, ये हो गया। तो इन चीज़ों को ना साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है, क्योंकि ये थोड़े से, एक तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का जो एक इशू चल रहा है वो अभी भी है। ये तो खैर 2022 का पेपर है, बट ये एनवायरनमेंट इशू तो अभी भी है ना। तो इसके ऊपर कुछ भी आपसे आगे जाके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जो भी आपको लगे ना कि ये कुछ अलग सा वर्ड आया है या कुछ इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, तो उसको साथ साथ अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका, इट मे बी politically convenient but not presenting the complete picture to express shock at India being ranked at 171 out of 180, ठीक है। तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से रैंक पर है हमारी इंडिया, जो भी है, ठीक है। इन द एनवायरमेंटल प्रेफरेंस इंडेक्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में हमारा इंडिया का कौन सा स्थान है ये वाला बताया हुआ है। तो इन चीज़ों को अंडरलाइन करते रहना।
फिर है आपका Besides, in the June 2020 EPI, India's rank stands improved at 168, not 177, which is the 2018 rank. ठीक है. The Environmental Performance Index has been developed by 2 US universities, Yale and Columbia. अब जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आ गया ना, तो इनको अंडरलाइन कर लेना. In collaboration with the World Economic Forum and European Commission, an available ranking shows India at 118 in 2006. अब ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा टाइम दिया हुआ है कि जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 2006 में कितनी थी, 118, और 2010 में वो 123 में पहुँच गया, 2014 में वो इस वाले रैंक पे पहुँच गया. तो इन चीज़ों को ना ऐसे अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया कि 18 तक आ गया था 177 में. फिर नेक्स्ट देख लेते. ऑल्सो द एक्सपर्ट्स इन द 2 यूनिवर्सिटीज कंक्लूड द 2008 रैंकिंग सजेस्ट दैट wealth is a major determinant of environmental access. Any balance between the environment and development needs to be struck within India and based on our priorities and not some international index. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना. पता है ना आपको? ought to be a primary concern of any right ranking government. Forest clearance for mining and industries. अच्छा, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फॉरेस्ट जो है वो किस लिए काटे जा रहे हैं कि फॉर माइनिंग, जब माइंस बनाते हैं, एंड इंडस्ट्रीज़ को जब इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ से जगह खाली करनी पड़ती है ना, प्लेन एरिया बनाना पड़ता है, तो उसके लिए पेड़ काटने पड़ते हैं. वाइल्ड मेजर आर नॉट द ओनली कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशंस. कि सिर्फ ये 2 रीज़न ही नहीं है डिफॉरेस्टेशन के लिए. पॉपुलेशन प्रेशर ड्यू टू विच द स्लैश एंड बर्न और जूम साइकिल. इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. हाँ, slash and burn or zoom cycle has reduced in forest areas from 17 to 20 years to 2-3 years, giving no time for forest regeneration and creeping conversion of forest to cultivated land are both major drivers of deforestation. तो इसमें क्या बता दिया है यहाँ पर कि जो ये 2 चीज़ें बताई थी ना आपको कि कहाँ है, हाँ ये वाला, माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ ही मतलब ये रीज़न नहीं है डिफॉरेस्टेशन के लिए, बट इसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर है सबसे बड़ा रीज़न है. उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो भी है इसकी जो 17 से लेकर 20 ईयर्स का जो एक रिड्यूस हो गया इतना एरिया. ठीक है ना. और इसके लिए क्या है कि रीजनरेशन के लिए भी इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, कह लो या कुछ भी कह लो आप. क्रीपिंग कन्वर्सेशन ऑफ फॉरेस्ट टू कल्टिवेटेड लैंड आर बोथ मेजर ड्राइवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. क्रीपिंग कन्वर्शन ऑफ फॉरेस्ट टू कल्टिवेट मतलब पहले इसको देख लेते हैं. क्रीपिंग कन्वर्शन क्या होता है कि स्लोली जो है ना वो जो कन्वर्ट कर दिया गया है ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल होते हैं ना उनको धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया गया फॉरेस्ट टू कल्टिवेटेड. मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है ना वो उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि धीरे धीरे जो है ना उस जो जंगल का जो एरिया था ना उसको कन्वर्ट कर दिया गया कल्टिवेटेड फसलों के लिए, मतलब फसलें उगाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी. तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था. एंड बोथ मेजर ड्राइवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, ये हो गया. देयर इज ऑल्सो द इंक्रीजिंग यूज ऑफ टिम्बर फॉर हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री पर्पज़. फिर दूसरा क्या हुआ कि घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करने के लिए टिम्बर का यूज़ किया जाने लगा. ये भी एक रीज़न रहा. हाउएवर, व्हाइल डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉर माइनिंग एंड industry is regulated by law and challenges in courts, the other major drivers are not even discussed. इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई देखो ठीक है, जो फॉरेस्ट का जो डाइवर्शन हुआ था उसके अलावा जो माइनिंग बनाई गई, इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट किया गया कानून के अकॉर्डिंग, ठीक है, और कोर्ट्स के अकॉर्डिंग, बट इसके अलावा जो और भी चीज़ें थी उनको तो डिस्कस ही नहीं किया गया है. निर्मल गंगा कैन बी अचीव्ड बाय ज़ीरो डिस्चार्ज ऑफ
effluents and domestic sewage, but available गंगा, ये आप अंडरलाइन करते जाना, हो सकता है इन पर कुछ छोटा मोटा एक दो लाइन कर वो आपसे टिप्पणी पूछ ले आगे. कैन ओनली बी अचीव्ड बाय कॉन्स्टेंट बैलेंसिंग बिटवीन इरिगेशन नीड्स ऑफ agriculture and potable water for cities on the one hand and the environmental flows of the river on the other. ठीक है, ये इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हो इसको. द बैलेंस ऑफ इम्पेरेटिव बिटवीन द एनवायरमेंट एंड पुअर्टी एरेडिक्शन एंड द क्रिटिकल नीड टू harmonize the working of the central, state and local governments as also intelligence monitoring and compliance with law are vital dimensions of environmental preservation. तो ये एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व रखा जा सकता है उसके बारे में बताया जा रहा है. काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको 2-3 बार रीड कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर ढूंढना. टू एड्रेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल mooring is to sound the death knell of our environment. The environment is a national issue which requires कहाँ थे हम, which requires the unwavering participation of all governments. Unwavering क्या होता है? वेव से बना, वेव का मतलब होता है हट जाना या खो जाना या उसे हटा देना. तो अनवेवरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उन चीज़ों को इस्टेब्लिश करना या उन चीज़ों का पार्टिसिपेट करना जो चेंज ना हो सके, जिनको हटाया ना जा सके ना. तो एंड ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन. और हाँ, सिटीजन्स का तो होगा ही रोल सबसे बड़ा. ठीक है, तो ये आपका पूरा था, ये पैसेज था. ये कहाँ से लिया गया था, सोर्सेज दिए हुए हैं यहाँ पर. द hindu.com ओपिनियन, ये हिंदू न्यूज़पेपर है, वहाँ से आई थिंक लिया गया है. तो अब आते हैं इसके क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं और उनको पढ़ने के बाद ही देखना कि कहाँ पर इसका आंसर छुपा हुआ है. जैसे यहाँ पे है, हाउ डू यू कैटेगराइज दिस आर्टिकल बाय जयंती नटराजन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, प्रोवाइड साउंड रीजन्स टू जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. ये वाला क्वेश्चन है. जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि तुम्हारे सामने है, हाउ डू यू कैटेगराइज दिस आर्टिकल बाय जयंती नटराजन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, प्रोवाइड साउंड रीजन्स टू जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. इसमें क्या है कि आपको इसमें ये बताना है कि आप ये जो जयंती नटराजन ने जो ये आर्टिकल लिखा है, इसको आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब इसके बारे में आप कैसे थोड़ा सा समझा सकते हो कि ये क्या है, क्या उसमें समस्याएं हैं, क्या वो किस चीज़ पर बात की जा रही है. और प्रोवाइड साउंड रीजन, देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ना. इसमें आपने थोड़ा सा ये वाला बताना है, उसके बाद प्रोवाइड साउंड रीजन टू जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स. जो तुम्हारा आंसर है ना, जो तुम आंसर देना चाह रहे हो या लिख रहे हो, उसके लिए उसके अगेंस्ट मतलब क्या रीज़न है, मतलब उसको जस्टिफाई करना है. आपने अपने आंसर को ही जस्टिफाई भी करना है इस वाले में. ठीक है, दूसरा है, व्हाट स्ट्रेटेजी और टेक्निक डू यू थिंक द ऑथर इज़ यूजिंग इन दिस आर्टिकल एंड टू व्हाट इफेक्ट टू अचीव द इंटेंडेड गोल्स ऑफ गेटिंग हर मैसेज अक्रॉस. इसमें क्या बताया है कि इस आर्टिकल में जो जिस प्रॉब्लम पर बात की गई है ना, उस प्रॉब्लम के लिए ऑथर ने कौन कौन सी मतलब स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करी हैं इस आर्टिकल में अपनी उन बातों को बताने के लिए, या यूँ कह सकते हो कि एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, उन वो जो इश्यूज जो आ रहे हैं उसके लिए उन्होंने क्या क्या टेक्निक्स बताई हैं, और what effect to achieve the intended goals to getting her message across. और जो ऑथर जो मैसेज देना चाह रहा है ना अपने इंटेंडेड गोल्स मीन्स एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए जो भी गोल्स होने चाहिए, जो टेक्निक्स होनी चाहिए, उनको आप किस तरह से प्रभावी रूप से बता सकते हो या क्या प्रभाव उनका हो सकता है. ये हो गया. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द ऑथर्स ऑब्जेक्टिव और पर्पस इन स्ट्रक्चरिंग हर आर्टिकल इन दिस पर्टिकुलर मैनर. तो इसमें ये बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग, आपको अपनी भाषा में, मतलब जब आप ये जो ऑथर ने जो लिखा है ना,
ऑथर्स ऑब्जेक्टिव और पर्पस इन स्ट्रक्चरिंग हर आर्टिकल। मतलब कि ये है कि देखो 3 नंबर का है तो थोड़ा सा बड़ा तो लिखना पड़ेगा, कम से कम 7-8 लाइन लिख देना। इसमें ये बोला है कि जो ऑथर ने अपने हिसाब से जो ये आर्टिकल लिखा है उसको स्ट्रक्चर दिया है, तो आपके अकॉर्डिंग उस चीज़ को आप अपने शब्दों में लिखना है, अपने बताना है। What are the major environmental concerns for the Indian government globally as well as domestically? कि वो मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न कौन कौन से हैं फॉर द इंडियन गवर्नमेंट और ग्लोबली। मतलब जो देखो एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है वो तो ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है ना अब तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए और ग्लोबली जो है एज वेल एज डोमेस्टिकली मीन्स अपने देश के लिए। मतलब ग्लोबली तो होता है कि एक विश्व स्तरीय, डोमेस्टिकली होता है कि अपने देश के लेवल तक, मतलब इंडियन गवर्नमेंट हो गया। तो वो कौन कौन से इशू हैं, मेजर इशू बताने हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू माइट बी द रीज़न फॉर इंडियाज डिसमल परफॉर्मेंस ऑन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इट। कि वो कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से जो इंडिया का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। वो रीज़न बताने हैं आपने। वो रीज़न उसमें ऑलरेडी बताया था, उसमें डोमेस्टिक था, फैक्ट्रीज़ था, माइनिंग था, उसके अलावा जो कल्टीवेशन के लिए जब फॉरेस्ट को हटा के कल्टीवेशन के लिए स्टार्ट किया जा रहा है वो चीज़ें थी। तो ये कुछ रीजंस थे, वो आपने लिखने हैं, अपने अपने हिसाब से लिखना है उनको। फिर है कि हाउ डज आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन क्रिएट एन इफेक्ट ऑन वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। ये है कि हाउ डज आइडियोलॉजी क्या होता है। कोई भी आइडिया होता है ना, किसी भी आइडिया को एक उसको ये बोल सकते हो कि आइडिया जैसे आइडियोलॉजी, और हिंदी में कैसे बताऊँ, एक प्रॉपर वर्ड नहीं सोच पा रही मैं, प्लीज़ आप लोग बताना कमेंट में। और पॉलिटिकल एफिलिएशन कि जो पॉलिटिकली जब एफिलिएशन मिलता है किसी चीज़ के लिए, क्रिएट एन इफेक्ट ऑन वंस अंडरस्टैंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। तो किसी भी इंसान की ऊपर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, किसके लिए, एनवायरनमेंट को समझने के लिए, एनवायरनमेंट की समझ को किस तरह से वो विकसित करता है किसी के भी दिमाग में, ठीक है। सजेस्ट एन अल्टरनेटिव, मतलब कि जो पैराग्राफ है ना उसको एक आपने क्या देना है, टाइटल देना है, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप बनाना, अच्छा सा बनाना। फिर आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन बी में आ गए हैं हम। डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स syllable wise using a hyphen to mark syllable boundaries and primary stress। पहले तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स syllable वाइज, मतलब syllable के अकॉर्डिंग आपने जो है वर्ड्स को डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करना है। एक तो ये हो गया। ऊपर से दूसरी चीज़ क्या पूछी है, यूजिंग अ हाइफन। हाइफन क्या होता है, जब दो वर्ड कुछ भी लिखते हैं तो उसके बीच में जो ये छोटी सी लाइन होती है इसको हाइफन बोलते हैं। टू मार्क सिलेबल बाउंड्रीज, और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ना इनमें से सिलेबल बाउंड्रीज आपने मार्क करनी है। उसके बाद प्राइमरी स्ट्रेस, ये भी आपने बताना है कि प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला ले लेती हूँ। अभी हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपके सामने है कि डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स सिलेबल वाइज यूजिंग अ हाइफन टू मार्क सिलेबल बाउंड्रीज एंड मार्क प्राइमरी स्ट्रेस। इसमें आपने क्या बताना है कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इनको डिवाइड करना है, सिलेबल वाइज करना है डिवाइड, ठीक है, यूजिंग अ हाइफन। हाइफन क्या होता है, जो ये जब आप कोई भी दो वर्ड्स लिखते हो ना, एनी वर्ड्स, उसके बीच में जो छोटी सी लाइन होती है इसको हाइफन बोलते हैं। टू मार्क हाइफन सिलेबल बाउंड्रीज एंड मार्क प्राइमरी स्ट्रेस। तो आपने इन जो ये जो वर्ड्स दिए हैं ना इनमें से सिलेबल बाउंड्रीज बतानी है और प्राइमरी स्ट्रेस को भी आपने इनको डिवाइड करके प्राइमरी स्ट्रेस भी बताना है, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो इनमें से हम ले लेते हैं हेलीकॉप्टर ले लेते हैं। चलो हेली को पहले तो हम डिवाइड कर लेंगे, HELI, और कॉप्टर, ठीक है। तो इसमें आप स्ट्रेस किस पर डाल रहे हो? हेलीकॉप्टर, स्ट्रेस किस पर आ रहा है? प्राइमरी स्ट्रेस हेली पे आ रहा है ना, तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे इनमें बताने हैं हाइफन लगा के। ये हो गया आपका सिलेबल वाइज विद हाइफन डिवाइडिंग द वर्ड्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस में क्या होगा? इंडिपेंडेंस, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेना। कैटास्ट्रोफ, एक्सेसिव में कहाँ पे आ रहा है? एक्सेसिव। ये जैसे आप बोलोगे ना, जिस तरह से आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर प्राइमरी फोर्स जा रहा है, स्ट्रेस जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे ना, तो ये जो हेली हो गया ना, इसको हम प्राइमरी स्ट्रेस हो जाएगा इसका ये, ठीक है। और जो हाइफन है ये आपने हाइफन लगा दिया, ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद ये जो सिलेबल बाउंड्री के अकॉर्डिंग ये वाला आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक मैंने थोड़ा होच पोच कर दिया है, तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। इसको आपने दो भागों में डिवाइड करना है, ठीक है, हेली में और हाइफन लगा के कॉप्टर में। तो जो प्राइमरी स्ट्रेस है ना वो हेली पे आ रहा है, ठीक है। आप बोल के देखोगे ना हेली, तो जिस पे स्ट्रेस आ रहा है वो प्राइमरी स्ट्रेस है, ठीक है। और इसी तरह से आपने ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये डिवाइड करके बताने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। आपको ये 8 के 8 वर्ड्स डिवाइड करने हैं, 8 नंबर काफ़ी होते हैं, इनको मिस मत करना। ये सारे आपने करने हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो जैसे कि अभी तक हम सेक्शन 1 कर चुके हैं। सेक्शन 1 में एक तो अनसीन पैसेज था, ठीक है, और एक आया था आपका वर्ड्स को डिवाइड करना। ये 2 क्वेश्चंस थे, तो उन दोनों को तो हमने क्लियर कर लिया है। आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेक्शन बी में आ गए हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें क्या पूछा है कि व्हाट आर द 6 टाइप्स ऑफ नॉलेज इन अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड द स्क्रॉल टेक्निक ऑफ रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका क्वेश्चन है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आएगा ये। सबसे पहले तो देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है। इसको आप डबल ट्रिपल जितने भी टिक लगा सकते हैं लगा लो। सिंपल सा पूछा इसमें, व्हाट आर द 6 टाइप ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज की पहले तो ये खुद ही बता रहा है कि नॉलेज जो है वो 6 टाइप की होती है, बट वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। 6 टाइप की नॉलेज होती है, उनको आपने बताना है, इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, आई मीन। और फिर नेक्स्ट इसने पूछा है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड द स्क्रॉल टेक्निक। स्क्रॉल टेक्निक क्या होती है? स्क्रॉल टेक्निक वो होती है जब हम किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना, तो जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं तो कौन सी टेक्निक लगाते हैं, हम किस तरह से उसको पढ़ रहे होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रॉल टेक्निक, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने बताना है इसमें कि 6 टाइप ऑफ नॉलेज को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो स्क्रॉल टेक्निक होती है उसको आपने इसमें बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। इस तरह से आपने अपना डिटेल में अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इस पे तो इसको डबल ट्रिपल जो भी स्टार लगाने लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। 4th है आपका, व्हाट आर द 5 मेजर एबिलिटीज़ ऑफ अ स्किल्ड रीडर। स्किल्ड रीडर क्या होता है? स्किल्ड रीडर होता है जिसकी अपनी रीडिंग स्किल्स होती हैं, ठीक है। रीडिंग स्किल्स जिसकी होती है ना उसको बोलते हैं स्किल्ड रीडर, जो अच्छे से पढ़ सकता है किसी भी चीज़ को। हाउ कैन रीडर्स ऑफ अ पोएम डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग एंड सिग्निफिकेंसेस, ठीक है। तो ये आपने बताना है क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में कि जो स्किल्ड रीडर होता है ना, जो अच्छे से पढ़ना जानता है, जिसके अंदर होती हैं कुछ रीडिंग स्किल्स होती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ये सारी जो रीडिंग स्किल्स हो, उसमें क्या क्वालिटीज़ आपको देखते हो, आप क्या क्वालिटीज़ देखते हो ऐसे इंसान में। और उसमें जो फ्लुएंसी भी होगी, जाहिर सी बात है। तो फिर आप क्या समझते कि कंप्रीहेंशन पावर अच्छी होती है उसकी,
ठीक है ना। वहीं आपको ये भी देखना होगा कि ही कैन रीड द सुपर पोएम, डिस्टेंस बिटवीन मीनिंग एंड साइनिफिकेंसेस। जब भी कोई व्यक्ति किसी पोएम को पढ़ रहा होता है ना, तो उसके मीनिंग में, यानी कि पोएम के अर्थ में और उसके महत्व में किस तरीके से आप डिफरेंसेस कर सकते हो। ठीक है, अगर मीनिंग की बात करें तो जैसे शाब्दिक मीनिंग होते हैं, टर्मोलॉजिकल मीनिंग होते हैं, लेकिन साइनिफिकेंस की बात करें तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस की बात होती है, उसके भाव की, उसके जो इमोशंस की बात होती है, क्योंकि हर पोएम की एक इमोशनल टच होता है। तो इसीलिए आपको इस यहाँ पर ये सब चीज़ें बतानी है आपने, स्किल्ड रीडर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ब्रीफली डिस्कस द एम ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एंड मेंशन द नॉन एज वेल एज द अननोन एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट। पहले तो इसको आधे पढ़ लेते हैं, आधे क्वेश्चन को पढ़ के देखो कि ब्रीफली डिस्कस द एम ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, मतलब कि जो एम है, कौन सा एम है, रीडिंग स्किल को डेवलप करने का। ठीक है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी की रीडिंग स्किल्स बढ़ाते हैं या वो खुद बढ़ाते हैं, जैसे किसी भी तरह से, तो उससे होता क्या है कि वो आप उसको एक तरह से हर चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, या फिर एक तरह से हम उसको तैयार करते हैं। ठीक है, कि रीडिंग स्किल के ज़रिए ही तो हम किसी को नॉलेजेबल बना सकते हैं, मतलब हम नहीं बना सकते, लेकिन अगर किसी को रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं तो वो अपने आप पढ़ सकता है, नॉलेज गेन कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड मेंशन द नॉन एज वेल एज द अननोन एलिमेंट्स ऑफ द रीडिंग टेक्स्ट। देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो रीडिंग टेक्स्ट होते हैं उसके जो दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो हो गया अननोन टेक्स्ट हो गया, एक होता है नॉन टेक्स्ट। ठीक है ना, तो इन्हीं चीज़ों को आपने डिवाइड करके बताना है। इस नॉन तो ये हो गया कि जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है ना, और अननोन वो हो गया जिनको हम नहीं जानते हैं। मैं दोबारा से लिख देती हूँ। तो ये दो होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, नॉन हो गया और एक अननोन हो गया। अननोन हो गया जिसको हम नहीं जानते हैं, नॉन जिसे हम जानते हैं। तो ये रीडिंग जो आपकी होती है, रीडिंग टेक्स्ट के दो एलिमेंट्स होते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको ये डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स का क्वेश्चन जो है इसको डिस्क्राइब करना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस पर आप अपना डबल ट्रिपल स्टार्स लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ब्रीफली डिस्कस द वेरियस लिंग्विस्टिक लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज़ मेंट बाय रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इन कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि लिंग्विस्टिक लेवल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या आता है कि जब भी हम किसी पैसेज को पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, पढ़ना, समझ विकसित करना। कि जब हम किसी भी पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं उसको, तो उसके लिए क्या समझ, कैसे हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, किस तरह से उसके बारे में समझ हमारे अंदर विकसित हो रही है, तो उसके बारे में बताना है आपने। तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, जब कुछ पढ़ रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में, जब हमारे अंदर एक समझ पैदा हो रही होती है, तो उसके लिए ना कुछ लिंग्विस्टिक लेवल्स होते हैं, तो वो आपने इसमें बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना इसमें। ठीक है, हमेशा आता है। इसको आपने डिस्क्राइब करना है। उसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इन कॉम्प्रिहेंशन। जो आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है ना, उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, इस चीज़ को आपने कैसे आप डिस्क्राइब करोगे। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि चीज़ों को अच्छे से समझना और जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया उसके तह तक जाना, उसके डीपली उसको एनालाइज़ करना, पैसेज को एनालाइज़ करना। तो ये एक तरह से फ्रेज़ है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मीन्स उसको डीपली एनालाइज़ करना, कॉम्प्रिहेंशन जो दिया गया है ना उसको बताने के लिए। तो ये एक फ्रेज़ यूज़ किया गया है मतलब थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि व्हाट इज़ मीन बाय रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि कॉम्प्रिहेंशन में कि जो भी कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया गया है उसको जब आप पढ़ रहे होते, कोई समझ विकसित कर रहे होते, तो उस समझ की तह तक जाना है हमने, मतलब डीप रीडिंग करनी है, डीप एनालाइज करना है उसमें। तो जब हम किसी पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ रहे होते हैं, डीपली पढ़ रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, ये हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ साउंड पोर्ट अकॉर्डिंग टू E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर तो आप जानते हो, एक बहुत बड़े भाषाविद रहे हैं, पोएट रहे हैं। तो इन्होंने क्या एलिमेंट्स दिए हैं टू कंट्रीब्यूट टू अ साउंड प्लॉट। साउंड प्लॉट क्या होता है, बट यहाँ पर साउंड प्लॉट के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ पर एलिमेंट्स की बात की गई है। साउंड प्लॉट का मतलब होता है कि ध्वनियाँ, ध्वनि की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। बट लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आता नहीं है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको ज़्यादा इसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल विद एग्जांपल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपने बताने हैं टेक्स्ट, टाइप ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कितने तरह के टेक्स्ट होते हैं वो बताने हैं आपने, एक्सप्लेन करना है उनको विद एग्जांपल्स, ठीक है, डिटेल में लिखना है। तो बेसिकली टेक्स्ट क्या होते हैं, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ना, ये जो लिखा हुआ है ये सब टेक्स्ट है। ये सेंटेंस नहीं है, ये कोई पैराग्राफ नहीं है, ये सिर्फ टेक्स्ट है। और यही टेक्स्ट मिलकर कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, एक पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाते हैं, तो उसी को टेक्स्ट बोलते हैं। और आपने बताना भी इसमें यही है कि टेक्स्ट होते क्या हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल्स देने हैं, आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जितने भी तरह के होते हैं वो सब आपने बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना, जरूर आएगा क्वेश्चन, हर बार आता है, रिपीट होता रहता है। फिर आपका क्वेश्चन है राइट, अच्छा हम सेक्शन सी में आ गए हैं। राइट अ फॉर्मल डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी। ये आपने एक डायलॉग लिखना है, छोटी सी स्क्रिप्ट बनानी है, 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि एक डायलॉग लिखना है, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट होती है ना, डायलॉग्स होते हैं जब बोलते हैं अपना अपना डायलॉग जब बोलते हैं। बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी। एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो डायलॉग चल रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, वो आपने अपने शब्दों में लिखनी है, और जिसका टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, ठीक है, ये टॉपिक होगा। और जो लोग जो बोलने वाले हैं उनमें से टीचर है और एक है स्टूडेंट, इन दो जनों की बात हो रही है, वो बातें क्या हो रही है वो आपने इसमें लिखनी है। तो आपने करना कैसे, जैसे कि मान लीजिए आप टीचर के डायलॉग लिख रहे हैं, तो टीचर, ठीक है, टीचर ने, जैसे टीचर सेड दिस, उसके बाद स्टूडेंट ऐसे, तो ऐसे ऐसे आप लिखते रहेंगे। फिर टीचर ने ये कहा, फिर टीचर ने वो कहा, फिर स्टूडेंट ने ये कहा, तो इस तरह से ना पूरा डायलॉग लिखना है आपने। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, इसको अच्छे से कर। और हालांकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम आपने 10 से 12 लाइनें लिखनी है, डायलॉग लिखने हैं, तभी जाके आपको इसमें अच्छा नंबर मिल पाएंगे। अदरवाइज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे भी आपको कर लेना चाहिए, लेकिन अगर नंबर अच्छे मिल जाते हैं, 10 नंबर का तो क्वेश्चन है ही, तो कम से कम 10-12 लाइन आप लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पे, आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। अच्छा, जो अगला वाला पार्ट है ये भी थोड़ा सा वैसा ही है, जैसे यहाँ पर आपने डायलॉग लिखने के लिए बोला था, तो सेम यहाँ पर भी है कि राइट अ फॉर्मल डायलॉग लिखने हैं। यहाँ पर फॉर्मल डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट्स, तो किन के बीच हो रहा है, बिटवीन अ टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में एक फॉर्मल डायलॉग हो रहा है। यहाँ पर भी फॉर्मल डायलॉग चलेंगे, क्योंकि देखो ये सब लोग कहाँ पर है, ये स्कूल में है, स्कूल एक फॉर्मल प्लेस होती है, तो वहाँ पर एक फॉर्मल डायलॉग चल रहे होते हैं, आपस में बातचीत चल रही होती है। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में टॉपिक क्या मिला है कि हु हैज़ नॉट डन हिज हर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, कि जिन्होंने, वो कौन से बच्चे हैं जिन्होंने असाइनमेंट्स जो है वो टाइम से नहीं दिए हैं। ये तो इग्नू के बच्चों वाली थोड़ा सा सिचुएशन, इट्स अ काइंड ऑफ। तो ये यहाँ पे आपने इस तरह से डायलॉग लिखना है कि मान लो टीचर पूछ रहा है कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट नहीं दिए हैं, तो बच्चे हाथ उठाएंगे, जो भी जिन्होंने नहीं दिए होंगे, फिर वो रीज़न पूछेंगे, क्या कारण हो सकते हैं, बच्चे अपने रीज़न बताएंगे। तो इस तरह से ना एक फॉर्मल डायलॉग आपने लिखना है कि असाइनमेंट्स क्यों नहीं दिए हैं टाइम से, टीचर अपना क्वेश्चन पूछता रहेगा, वो क्वेश्चन भी आपने बनाने हैं, स्टूडेंट के जो आंसर्स होंगे वो आपने बनाने हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट डायलॉग बन जाएगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है वही। और ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 10 से 12 लाइन्स में तो कम से कम लिख के ही आना आप इसको, इससे कम मत करना। देखो, अब जो 9th क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इसकी मैं थोड़ी सी टेक्निक बताऊँगी आपने कैसे इसको पढ़ना है। तो चलो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कि रोहन एंड सोनू वर 2 बेस्ट फ्रेंड्स हु हैव नॉट बीन एबल टू मीट ईच अदर ड्यू टू द पेंडेमिक, कि रोहन
और सोनू, ये दो दोस्त हैं जो पेंडेमिक के टाइम में मिल नहीं पाए थे। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू मीट ईच अदर टुडे इवनिंग एट सोनूज हाउस। तो आज दोनों के दोनों रोहन और सोनू जो हैं ये आज मिलने वाले हैं आज शाम को सोनू के घर पर, ठीक है, विद अ प्लान टू वॉच अ मूवी ऑफ देयर चॉइसेस। कि अच्छा करेंगे क्या मिलके कि वहाँ पर सोनू के घर पे जाएंगे और वहाँ पर अपनी फेवरेट कोई मूवी देखेंगे। क्रिएट एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन ऑन बिहाफ ऑफ रोहन परस्यूटिंग सोनू टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस सो दैट बोथ ऑफ देम कैन एंजॉय एन इवनिंग स्ट्रोल। तो इसमें आपने एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है ऑन बिहाफ ऑफ रोहन परस्यूटिंग सोनू टू स्टेप आउट, कि रोहन किस तरह से सोनू को उसके स्टेप आउट मतलब घर से बाहर लेके जाता है, और सो दैट दे कैन एन्जॉय एन इवनिंग स्ट्रोल, ताकि वो दोनों जो शाम जो है इवनिंग है वो दोनों साथ उसको एंजॉय कर सके। तो यहाँ आपने करना क्या है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है। इनफॉर्मल क्या होती है, अनौपचारिक बातचीत, ठीक है, अनौपचारिक बातचीत बोलते हैं। इसके लिखा है कि मैं लिख क्यों नहीं पा रही, सॉरी मैं लिख नहीं पा रही हूँ उस पर। तो ये आपने करना है यहाँ पर, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें आपने करना क्या है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, बात जैसे दो दोस्त आपस में किस तरह से बात करते हैं वो आपने लिखना है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये जो पेपर है अभी मैंने डिस्कस किया, ये आई थिंक दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। अभी मैं एक और क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है वो क्वेश्चन पेपर जो है जून 2022 का, ठीक है। इससे पहले मैं दिसंबर 2022 का हमने डिस्कस किया है। ये वही क्वेश्चन पेपर है जिसका सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने जो एक अनसीन पैसेज था उसको सॉल्व करके दिखाया था, ये वही वाला है। तो इस वाले को हम दोबारा से नहीं स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। इसके आगे का हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं और इसमें देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, क्या कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो वही सब हम देखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 2 पेपर डिस्कस करने वाले हैं, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम इसको करते हैं, इसको जून 2022 वाले को कर लेते हैं। तो जैसा कि ये पूरा यहाँ तक हमने कर लिया था, पहले सब वीडियो के स्टार्टिंग में हम यहाँ तक कर चुके थे। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं। ये भी वही है जो हमने ऑलरेडी जो पहले वाले पेपर में हमने बात करी थी कि डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स सिलेबल वाइज यूजिंग अ हाइफन टू मार्क सिलेबल बाउंड्रीज एंड प्राइमरी स्ट्रेस। तो इसमें भी आपने वही बताना है कि जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको डिवाइड करना है, सिलेबल वाइज करना है, हाइफन लगा के करना है, और मार्क सिलेबल बाउंड्रीज को मार्क्स करना है, और प्राइमरी स्ट्रेस बताना है जी जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें। ये आपका क्वेश्चन है इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम इस वर्ड को ले लेते हैं, तो इसमें ना आपने 2 वर्ड्स बनाने हैं इसमें। जैसे कि हम इसको अगर मान लो थोड़ा सा डिवाइड करते हैं तो कि एब्सर्ड, ठीक है, एब्सर्ड का मतलब क्या होता है कि भद्दा, गंदा दिखने वाला, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर ये आपका प्राइमरी स्ट्रेस हो जाएगा और यहाँ पे आपका हाइफन आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इन वर्ड्स को जो है डिवाइड करना है। तो इसी तरह से ये सारे वर्ड्स जो हैं आपने इन सब को आपने डिवाइड करना है और वैसे ही बताना है जिस तरह से हम पहले वाले क्वेश्चन को जिस तरह से हम एक्सप्लेन करते हुए आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट एन इनफॉर्मल डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स ऑन द टॉपिक एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया कि आपने यहाँ पर भी एक डायलॉग बनाना है, इनफॉर्मल डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स, कि जब 2 दोस्त बात कर रहे होते हैं ना किसी टॉपिक पर, और टॉपिक कौन सा है, एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। इस टॉपिक पर आपने एक इनफॉर्मल डायलॉग क्या होता है कि अनौपचारिक, ठीक है, उस टॉपिक पर डायलॉग बनाना है आपने 2 दोस्तों के बीच में, कि 2 दोस्त बात कर रहे हैं एक टॉपिक पर, तो उस पर आपने ये पूरा एक मतलब कि डायलॉग लिखना है। जैसे कि मान लो आप उन दोनों फ्रेंड्स में ना किसी भी 2 फ्रेंड के 2 नाम लिख सकते हो आप, या तो लाइक राहुल, एक को आप राहुल नाम दे सकते हो, एक को आप अजय नाम दे सकते हो। तो फिर उन दोनों के डायलॉग को ना आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि 2 दोस्त बात कर रहे हैं। इस तरह से आप इसको बना सकते हो अपने सेंटेंस में। एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि जैसे कि एक तो होता है इनफॉर्मल डायलॉग होते हैं, एक होता है फॉर्मल डायलॉग, है ना। फॉर्मल डायलॉग कहाँ पे होते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट हो गया, ऑफिस में जो कलीग होते हैं उनके आपस में जो बातचीत होती है, ठीक है, टीचर और स्टूडेंट का हो गया, या फिर किस मतलब इस तरह के जो ऑफिस वगैरह पे होते हैं वहाँ पर होता है फॉर्मल डायलॉग चलते हैं। लेकिन इनफॉर्मल डायलॉग होता है ना, वो होता है जैसे कि 2 दोस्तों के बीच में बात हो रही है कहीं पर भी, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल डायलॉग। वो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो इनफॉर्मल डायलॉग 2 फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकती है, वो फैमिली के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लोगे, इनफॉर्मल डायलॉग।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है और इसको अच्छे से कर लेना। पहले वाले पेपर में भी आया हुआ है पैटर्न। इस क्वेश्चन के पैटर्न वाले मतलब सेम पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इसको कैटेगरी वाइज मैं बोलती हूँ, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 5 मेन स्ट्रेटजीज दैट शुड बी adhered to all enhancing the skills of reading and understanding a literary passage। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी 5 स्ट्रेटजीज़ है जिसकी वजह से आपके अंदर रीडिंग स्किल को एनहेंस किया जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आप अपने अंदर जो है वो रीडिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, एनहेंस कर सकते हो। एनहेंस मीन्स आगे बढ़ाना, उठाना, उसको रेज करना। ठीक है, एनहेंस करना। तो वो 5 जो है, व्हाट आर द 5 मेन स्टडीज़, वो 5 स्टडीज आपने यहाँ पर बतानी है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन द 5 कैटेगरीज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद एग्जाम्पल। देखो ये वाला क्वेश्चन लास्ट जो हमने क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था, उसमें भी ये वाला आया हुआ था और अब भी आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, पैटर्न सेम हो रहा है, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों पेपर जब तुम लोग ये पूरी वीडियो देख लोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो पैटर्न है वो किस तरह से सेम रहता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है, 1-2 वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं, बट क्वेश्चन वही रहता है। तो सीधा सीधा क्या बताना है कि एक्सप्लेन द 5 कैटेगरीज, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो 5 कैटेगरीज होती हैं उनको आपने विद एग्जाम्पल बताना है इसमें। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन साइकिल इन डिटेल्स, कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है। एक तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, पहले तो ये समझ लो, इसको डिटेल में बताना है। लेकिन दिखने में छोटा सा लग रहा है ये, लेकिन इसको आपने डिटेल में बताना है कि कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत होती है। ठीक है, बातचीत को तो कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, तो उस चीज़ को और साइकिल को अगर हम डिटेल में बोलेंगे तो कम्युनिकेशन साइकिल हो गया मतलब कि किसी एक टॉपिक पर जब हम कुछ लोगों के साथ जब किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह से ना परत दर परत एक टॉपिक जो है वो खुलता जाता है, उस पर बात होती जाती रहती है। तो उसको बोलते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल इन डिटेल। तो उस चीज़ को आपने डिटेल में यहाँ पर बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसमें एक तो कौन होता है, रिसीवर होता है, और दूसरा कौन होता है, सेंडर होता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कुछ भी, तो आई एम ए सेंडर, और तुम लोग सुन रहे हो तो यू आर रिसीवर। ठीक है, और इन दोनों के जो मीडियम होता है ना, इन दोनों के जो मीडियम होगा वो उसको बोलेंगे चैनल। ठीक है, चैनल क्या है, इनके बीच का चैनल हो गया वीडियो के थ्रू। आप रिसीवर हैं, मैं सेंडर हूँ, और हम दोनों के बीच का जो चैनल है वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब बोलो या यूट्यूब वीडियो बोलो, तो उसके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपके पास पहुँच रही हैं। तो इस तरह से आपने इसको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन अटेंशन स्पैन एंड मेमोरी स्पैन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें ये पूछा गया है कि जब आप किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ रहे होते हो तो अटेंशन स्पैन और मेमोरी स्पैन के बीच में क्या डिफरेंस है। अटेंशन स्पैन होता है कि जब हम किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम एक अटेंशन के साथ पढ़ रहे होते हैं, ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि अटेंशन स्पैन में क्या होता है कि जब हम किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ रहे होते हैं तो हम बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम ना उसको याद नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, मेमोरी में नहीं जा रही होती चीज़। लेकिन जब हम मेमोरी स्पैन की बात करें ना, तो उसमें क्या होता है कि जब कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते टाइम जब हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो वो याद हो भी जाता है, कई बार कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में ना आपने डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। व्हाट आर द 7 C's ऑफ द कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन डिटेल। 7 C's कौन से होते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन के 7 C's कौन से होते हैं। तो 7 C's में क्या होता है कि ना, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में, जैसे कि आपका चैनल हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, जिसकी वजह से जो बैरियर्स होते हैं वो टूटती हैं। तो ये हो गया यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 7 C's के अंडर आती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना ध्यान और अच्छे से करके जाना है इसको। फिर देख लेते हैं, व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस वन कैन आस्क वन सेल्फ टू रीड क्रिटिकल। सबसे पहले तो इसको यहाँ देख लो कि
व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है? क्रिटिकल रीडिंग होती है जैसे कि कुछ बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीडिंग। तो जो लोग यूपीएससी हो गया या पीसीएस हो गया या नीट हो गया, इनकी जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अपने स्टडी को क्रिटिकली रीड करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर है, और यहाँ ये भी कहने का मतलब है कि अगर मान लो आप कुछ पढ़ रहे हो अपने आप से, तो जब आप क्रिटिकल रीडिंग कर रहे होते हो ना, डीप थिंकिंग कर रहे होते हो, डीप रीडिंग कर रहे होते हो, एक हाई लेवल पर जाकर जब आप रीडिंग कर रहे होते हो, तो व्हाट आर द क्वेश्चंस वन कैन आस्क वन सेल्फ। तो आप जब किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं ना क्रिटिकली, तो आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन भी करते हो अपने ही अकॉर्डिंग। तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर आपने बताने हैं। तो जब भी हम कुछ क्वेश्चन जब भी अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब तो वाई ही होता है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि वन सेल्फ टू रीड क्रिटिकली, कि जब व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग एंड व्हाट आर वन सेल्फ वन कैन आस्क वन सेल्फ टू रीड क्रिटिकल, कि जब क्रिटिकली किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं ना, एज ए क्वेश्चन फॉर्म में, जब हम वाई के साथ क्वेश्चन तो तभी बनेगा ना जब हम किसी के साथ जब वाई से जो कोई सेंटेंस शुरू होगा, वही तो क्वेश्चन बनता है ना। तो इसमें यही बताना है आपने क्रिटिकल रीडिंग के बारे में। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में 7 C's पूछे हैं, है ना। अब तुमने अभी तक 7 C's पढ़े हैं, लेकिन अगर मान लो जैसे यहाँ पे क्रिटिकल रीडिंग पूछा है, क्रिटिकल मीन्स एक तार्किक रीडिंग भी होता है कि कुछ सवाल करना, उसको लॉजिकल रीडिंग भी बोलते हैं, रीजनिंग रीडिंग भी बोलते हैं, इस तरह से। बट अगर मान लो क्रिटिकल रीडिंग की ही अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बताए गए हैं, तो यहाँ पर 7 की बजाय 8 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है, तो इसको बोलते हैं, जब इस तरह के सवाल अपने दिमाग में खुद आते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीडिंग करना। फिर आपका ब्रीफली डिस्कस द 3 मेन स्टडीज ऑफ रीडिंग अलॉन्ग विद द डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड सिंथेसिस। देखो इस तरह का क्वेश्चन पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें भी था, और इसको मैं फिर से इसको डबल ट्रिपल टिक दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है इस तरह का, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि ब्रीफली डिस्कस द 3 मेन स्टेजेस ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग की 3 कौन सी मेन स्टेजेस होती हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करना है आप, और उसके साथ साथ आपने अलॉन्ग विद में साथ साथ ही डिफरेंस बताना है किसके बीच में, एनालिसिस और सिंथेसिस के बीच में आपने डिफ्रेंशिएट भी करना है। साथ साथ आपने बताना है कॉग्निटिव आउटकम ऑफ रीडिंग। कॉग्निटिव क्या होता है, आपकी जो रीडिंग क्षमता होती है, नॉलेज, कॉग्निटिव को बोलते हैं नॉलेज, ये ब्रेन से रिलेटेड वर्ड है। तो इसके बारे में आप, इंटेलिजेंस हो गया, जैसे इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, और आपके अंदर जो रीडिंग स्किल्स होती हैं उसको बढ़ाता है। उसके बाद आपकी जो रीडिंग स्किल हो गया और स्पीकिंग स्किल्स हो गई, उनको ये चीज़ बढ़ाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हम एनालिसिस को करते हैं, एनालिसिस, ठीक है, दोबारा से कलर चेंज कर देती हूँ। हाँ, इस एनालिसिस को हम अगर मान लो तुम इसको डिस्क्राइब करोगे, तो एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी एक सेंटेंस को ना 2-3 पार्ट में डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन करना, एनालिसिस करना, इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका सिंथेसिस, मतलब जितनी भी ये जो नॉलेज आपने कलेक्ट करी है ना, पार्ट्स में जो आपने डिवाइड करके जितनी भी नॉलेज को कलेक्ट किया है, उसको एक पूरे मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में उसको कलेक्ट करके डिस्क्राइब कर देना, उसको सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये था आज का पेपर। आपको 2 पेपर मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, पेपर पैटर्न समझ में आया होगा, और उसके साथ साथ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करना है आपने, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्क्राइब की हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना अपने दोस्तों को भी। थैंक यू सो मच एंड बाय, बेस्ट ऑफ लक अगेन।